हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GK GS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए टॉस का टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। तो चलिए ये टेस्ट सीरीज लगाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर और बिहार SI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज मारते हैं और प्लीज़ फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 100 आपने कितना मार्क्स अचीव किया। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख लीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किस में अंकित किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अशोक का जो रुमिनदेई स्तंभ लेख है ना, उसी में कहा गया है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट एक गांव था जिसका नाम था लुम्बिनी, वहाँ हुआ था। अब कई एक बार एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म से तो बिलोंग करता था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, लेकिन बौद्ध धर्म की अलग अलग ब्रांचेज थी, यानी अलग अलग शाखाएं थी। तो अशोक बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थावीर शाखा। अशोक जो था ना वो बौद्ध धर्म की अस्थावीर शाखा से जुड़ा हुआ था, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जब जीवन की अंतिम घड़ी आई, जब वे वृद्ध हो गए, बुजुर्ग हो गए, तब उन्होंने क्या किया कि श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक के पास एक स्थान है वहाँ स्थित चंद्रगिरी पर्वत पर गए और संलेखना पद्धति से 298 ईस्वी पूर्व में अपने जीवन का, अपने प्राणों का त्याग किया। अब देखिए, संलेखना पद्धति क्या था? तो संलेखना पद्धति वैसी पद्धति को कहते हैं जिसमें अन्न और जल ये दोनों का त्याग करके अपने मर्जी से जीवन का त्याग किया जाता है। कई एक बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, तो जिससे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा प्रदान की थी, ग्रहण की थी, तो उस गुरु का नाम था भद्रबाहु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान क्या है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंगा, पोन्ना और राणा का संरक्षण तथा कैलाश मंदिर का निर्माण, ये राष्ट्रकूट ये चीज अपने शासनकाल के दौरान किए थे। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। देखिए फ्रेंड, कुतुब मीनार के निर्माण की जो प्रक्रिया थी ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। बट कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू तो करता है बट पूरी तरह से कुतुब मीनार को बनाकर कंप्लीट नहीं करता है। तो कंप्लीट का योगदान किसे जाएगा? तो इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको अपने शासनकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत है। तो राणा सांगा की अगर बात करते हैं तो वे बाबर के शासनकाल से बिलोंग करते थे। जुझार सिंह शाहजहां तथा जसवंत सिंह औरंगजेब। बट पृथ्वीराज चौहान कहीं से भी अकबर के शासनकाल से समृद्ध नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे। अब जानते हैं कि इसके पीछे का वजह क्या था। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो थे ना वो 12वीं सेंचुरी के शासक थे, जिसने मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का 2 युद्ध किया था। हालांकि अकबर 12वीं शताब्दी तो छोड़ दीजिए, वो काफ़ी टाइम बाद आते हैं, यानी अकबर 16वीं शताब्दी के शासक होते हैं। तब आप जाहिर सी बात है ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ बिलोंग कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राजा जय सिंह को। नेक्स्ट, 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का परसेंटेज क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 52 दिया हुआ है, जिसमें से गर्ल्स 18 है, तो बॉयज 24 हो जाएगा। अब बॉयज का परसेंटेज पूछ रहा है, तो 24/42 इंटू 100, इसका करेक्ट आंसर 57% आएगा। नेक्स्ट है कि सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कब? तो 1873 ईस्वी में। आप नोट कर सकते हैं डेट। नेक्स्ट है कि सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के जो 10 गुरु थे ना फ्रेंड, तो गुरु अर्जुन देव का पोजीशन 5वें पोजीशन पर था। तो इन्होंने सिखों की जो पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसकी रचना की। साथ ही अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसके निर्माण का भी श्रेय गुरु अर्जुन देव को ही जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश काल में बागान मालिकों पर अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? ये 2019 के बिहार एसआई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दीन बंधु मित्र। ठीक है ना, दीन बंधु मित्र ने जो नील दर्पण अपनी नाटक एक पुस्तक के जरिए मतलब कि कहा है कि किस प्रकार से जो मतलब बागान मालिक थे उस पर अंग्रेज लोग अत्याचार करते थे। और ये जो अंग्रेजों के खिलाफ जो मतलब कि विद्रोह हो रहा था, नील विद्रोह, तो ये कब से कब तक चला था बंगाल में? तो 1859 से 1860 तक। या नील विद्रोह चला था 1859 से 1860 तक। तो चलिए नेक्स्ट है कि बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त यानी अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था बंगाल में। नेक्स्ट है कि 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, टर्की का खलीफा। अब देखिए खिलाफत आंदोलन आखिर हुआ क्यों था, तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी आप देख सकते हैं। देखिए भारतीय मुसलमान जो थे ना, इंडियन मुस्लिम, वे तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया था कि जब पहला विश्व युद्ध हो जाएगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद टर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से इंडियन मुस्लिम काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और फाइनली वो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? ऑप्शन ए अस्पृश्यता, यानी पूरी तरह से गांधी जी अछूतता के अस्पृश्यता के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए काफ़ी आंदोलन, काफ़ी मोर्चा किए थे गांधी जी। नेक्स्ट है कि गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और गांधी जी ने दांडी मार्च कब से कब तक किया था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को। और फाइनली जब वो दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को, तो वहां नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। नेक्स्ट है कि समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? ऑप्शन डी कामगार का। नेक्स्ट, मार्को पोलो किसके लिए विख्यात है? चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए मार्को पोलो फेमस है। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए प्रस्तावना में। नेक्स्ट है कि भारतीय संघवाद निकट है। ऑप्शन सी कनाडा की। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो संविधान उसमें अलग अलग क्षेत्रों से यानी अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीज़ लिए गए हैं, तो उसी प्रकार कनाडा से संघीय प्रणाली ली गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? ऑप्शन डी उक्त सभी, यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अधिकारों का संरक्षण तथा अवसर की समानता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ऑप्शन बी आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से रिलेटेड है, इसी को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा यानी हृदय कहा है। बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं, कई एक बार एग्जाम में डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भारतीय संविधान का आत्मा क्या है, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार ना होकर प्रस्तावना हो जाएगा। बट जैसे ही पार्टिकुलर नेम ऐड कर दिया जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, तब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो संविधान के भाग चौथा यानी फोर्थ में वर्णित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को चुनते हैं और इसका वर्णन आर्टिकल 331 में वर्णित है। किस में वर्णित है? तो आर्टिकल 331 में नोट कर सकते हैं, आर्टिकल 331 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाह के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। तो वह है हमारे भारत देश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने के लिए। और आर्टिकल 123 में वर्णित है कि जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं तो इस कंडीशन पर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसी विधान मंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक वर्क एज ए उप प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी लोकसभा सदस्य की अगर हम लोग बात करें तो ये वैश्विक मतदान द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं लोकसभा के सदस्य यानी स्पीकर। अगर राष्ट्रपति की बात हम लोग करते हैं तो वे निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति संसद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। वहीं अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष। नेक्स्ट है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता या तो वह संत होता है यानी साधु होता है या पशु के जैसा होता है, यह कथन किसका है? तो यह अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक दलीय राज्य की स्थिति में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो देखिए म्यांमार से जो राज्य भारतीय राज्य सीमा निर्धारित करते हैं वह है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर असम हो जाएगा क्योंकि असम की सीमा म्यांमार से नहीं सटती है। नेक्स्ट, अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर। और अनाईमुड़ी जो शिखर है ना वो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची शिखर है। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, गोदावरी। गोदावरी जो है ना वो दक्षिणी भारत यानी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ है 1465 किलोमीटर। अगर इसके ओरिजिन यानी उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट है कि 72, 108 तथा 180 का HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चा वाला, जिसका करेक्ट आंसर आप सॉल्व कीजिएगा 36 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि कांडला पतन यानी पोर्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट, एक खगोलीय मात्रक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो ये पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं और 1 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 15 करोड़ किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, एक ही टेम्परेचर वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन डी, इसे समताप रेखाएं यानी आइसोथर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विभ्रंश घाटी बनती है। ऑप्शन बी, 2 भ्रंशों के बीच। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं?
तो देखिए उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं ना, उसे प्रेरी कहते हैं। वहीं पम्पास की अगर बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है। डाउन्स की अगर बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान है। वहीं अस्टेपी जो है वो मध्य एशिया के शीतोष्ण घास की मैदान है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन बी ब्राज़ील। नेक्स्ट, सुंडा ट्रेंच कहाँ है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हिंद महासागर में स्थित है सुंडा ट्रेंच। तो चलिए नेक्स्ट है कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगीन दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ड्यू टू व्यतिकरण की वजह से साबुन के बुलबुले जो होते हैं ना, वो श्वेत प्रकाश डालने पर कलरफुल दिखलाई देती है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? तो पहले जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मायोपिया, यानी मायोपिया कहते किसे हैं? तो ये एक आँख की ऐसी रोग है फ्रेंड, ऐसी डिजीज है जिसमें निकट की यानी नज़दीक की वस्तुएं तो क्लियरली विजिबल होती है, बट जो दूर का जो वस्तु रहता है वो धुंधली दिखाई देती है, तो उसी को ही मायोपिया कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा हाइपरमेट्रोपिया रहता है। तो मायोपिया को बाय यूजिंग कनकेव लेंस हम लोग सही कर सकते हैं, तो अवतल लेंस का यानी कनकेव लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होता है? तो गामा किरण में सबसे लिस्ट अमाउंट ऑफ वेवलेंथ गामा किरणें में होती हैं, और इसका वेवलेंथ जो की अगर बात करें तो ये 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर के बीच होती है इसकी वेवलेंथ। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यानी न्यूटन्स के तृतीय नियम पर रॉकेट काम करता है। और तृतीय नियम क्या है न्यूटन्स का? तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? यानी द्रव्य लिक्विड यानी फ्लूइड की अगर बात करते हैं तो इसके बारे में कहा गया है कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यह जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम से रिलेटेड है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो ये सबसे पहले लेवॉइजर ने दिया था 1789 ईस्वी में, यह प्रूव किया था कि लिक्विड कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है कॉपर। नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एरर। नेक्स्ट, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है कि एक कार 8 घंटे में चेन्नई से कोयम्बटूर तक की यात्रा तय करती है। यात्रा की जो पहली आधी दूरी है वो 73 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी आधी दूरी 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। तो चेन्नई से कोयम्बटूर की दूरी क्या होगी? तो देखिए, पहली आधी दूरी और दूसरी आधी दूरी को अगर हम ऐड करते हैं तो d + d, लेट यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हम लोग 2d लेट करेंगे। तो अब जानेंगे कि टाइम से LHS = RHS करके फाइंड करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। टाइम यहाँ पर 8 घंटा दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो पहला में d है, डिवाइडेड बाय स्पीड दिया हुआ है, दूसरा में भी d लेट किए हैं और डिवाइडेड बाय स्पीड यहाँ पर ये है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो d का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 307.168 किलोमीटर। बट यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 2d है। तो जब d निकल गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा और इसका करेक्ट आंसर फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 614.34 किलोमीटर। आई होप आपको ये मैथ समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई एक रेलगाड़ी पटरी के बगल में विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हुए एक आदमी को 50 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? अगर आप मैथ का क्लास किए होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जब रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसमें उसका खुद का कोई मेजरमेंट हो, खुद का कोई लेंथ हो, तो उस वस्तु की लेंथ भी उसमें ऐड की जाती है। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है, तो यहाँ पर स्पीड को हम लोग ऐड करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में रहता तो स्पीड माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, बट विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है, तो दूसरे स्पीड को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 50 + 4
क्या हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ पर आपसे जो आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आपको पता ही होगा कि 5 × 18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में हम लोग ले आएंगे और फाइनली रेलगाड़ी की लेंथ निकाल देंगे। 15 आएगा उस टाइम, 15 मीटर पर सेकंड इंटू 50, तो रेलगाड़ी की लेंथ आ जाएगी 750 मीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 750 मीटर। नेक्स्ट 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का रेशियो क्या होगा? तो आपको पता होगा कि जो शुद्ध सोना अगर पूरी तरह से शुद्ध रहता है तो वो 24 कैरेट उसका वजन होता है, बट यहाँ पर 18 कैरेट पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100। सॉल्व करने पर 75% आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है कि बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए इसमें प्रयुक्त धातु कौन सा है? ऑप्शन सी नाइक्रोम। नेक्स्ट अर्ध आर्द्रता ग्राही वस्तु वह होती है जो तत्काल अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन डी जल वाष्प को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो ऑप्शन ए आर्सेनिक जो होती है ना, वो पानी को काफ़ी अमाउंट में पॉल्यूटेड कर देती है। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो इसकी खोज करता है हेनरी बेकेरल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड कि रेशेदार प्रोटीन कौन सा है, तो कीरोटीन। और कीरेटिन की अगर बात करते हैं तो ये हमारे बाल में, नाखून में, जो जानवर के जो सिंग वगैरह होते हैं उसमें पाया जाता है कीरोटिन प्रोटीन। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाखून में किस प्रकार कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, फिर बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर कीरोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन सी यानी यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो अप्रॉक्स 15 टू 22 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है लीवर का। नेक्स्ट है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट कोबाल्ट। नेक्स्ट निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? तो जब निर्जलीकरण हो जाता है तो शरीर में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है कि पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है मध्यपट यानी डायफ्राम के कारण। नेक्स्ट है कि अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो उसे अंगुली छाप कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? तो ऑप्शन बी केंचुआ को। अगर अर्थवर्म की बात करें, केंचुआ की बात करें, तो ये मृदा का चालन करके ना मृदा को काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बना देता है, उपजाऊ बना देता है, इसलिए से किसानों का मित्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी एपीकल्चर कहते हैं। अगर सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम के कीटों का जो पालन किया जाता है वो सेरीकल्चर में इंक्लूड रहता है। सिल्वीकल्चर में वनों की दशा और स्थिति का ज्ञान जिससे प्राप्त होता है उस अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहते हैं। और पीसीकल्चर के तहत मछलियों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 1%। नेक्स्ट जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ये जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है जैव ईंधन। नेक्स्ट बिना बीमा योग अथवा अनिश्चितता जोखिम है? ऑप्शन डी प्रचलन यानी फैशन में परिवर्तन। तो चलिए नेक्स्ट है कि किसी कंपनी के 80 कर्मचारियों का औसत वेतन 3600 रुपया है। यदि कंपनी के 2 प्रबंधकों के वेतन को मिला दें तो एवरेज 800 रुपया से बढ़ जाता है, तो दोनों प्रबंधकों का औसत वेतन क्या होगा? तो ये एवरेज का क्वेश्चन काफ़ी ईजी है फ्रेंड। यहाँ पर 80 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 3600 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से निकालना है सिर्फ 2 का, तो माइनस करेंगे तो 2 जब ऐड होगा तो 80 + 2 82 इंटू यहाँ पर 3600 में से 800 बढ़ाना है तो 3600 + 800 तो ये 4400 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है कि बाजारों के
आत्यांतिक स्वरूप कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक है? ऑप्शन बी उद्यमकर्ता। नेक्स्ट, उत्पादन फलन संबंध दिखाता है। ऑप्शन ए आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण टेक्निक नहीं है? तो ऑप्शन डी बचत जमा खाते पर ब्याज दर में विधि, यह मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीक नहीं है, जबकि बैंक दर, नकद आरक्षण अनुपात तथा सांविधिक तरलता अनुपात, यह तीनों मात्रात्मक उधार नियंत्रक तकनीक हैं। नेक्स्ट है कि धर्म धम्म परंपराओं में सत्य, चित्त, आनंद और निर्माण विषय पर इंडिया फाउंडेशंस सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा कहाँ 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? ऑप्शन सी राजगीर में। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2017 को शुरुआत होने वाले जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। जीएसटी की दरों तथा इसके नियमों के निर्धारण के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। प्राप्त राजस्व का बंटवारा में केंद्र एवं राज्य को आधा आधा मिलेगा तथा जीएसटी लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम निर्मित हुआ। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक को संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है? तो ऑप्शन सी प्रदीप कुमार जोशी को 7 अगस्त 2020 को अरविंद सक्सेना की जगह पर इन्हें संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच हाल ही में किस देश द्वारा सैन्य उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया गया? ऑप्शन सी ईरान देश के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट है कि बर्लिन स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 23 जनवरी 2020 को जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी यानी डेनमार्क व न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र की संज्ञा दी गई है। हमारा इंडिया जो है इस पर 80 पोजीशन पर मौजूद है। नेक्स्ट है कि अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? एज ए पेंटर यानी चित्रकार के रूप में। नेक्स्ट, जुलाई 2019 में विश्व बैंक द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ग में रखा गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को निचली मध्य आय की अर्थव्यवस्था के वर्ग में रखा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ऑप्शन ए मणिपुरी। नेक्स्ट, हाल ही में किस मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिकल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नवीन पटनायक को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन सी कर्नाटक सरकार की यह पहल है। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या हैं? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते की अगर बात करें तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 कौन बना है? ऑप्शन ए रानी रामपाल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट, ITCZ का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन डी इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNO का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। और UNO की गठन कब की गई थी, स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। तो चलिए नेक्स्ट 90 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों का कार्यकाल होगा? ऑप्शन बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र में जो भी पहले हो। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार 1 अक्टूबर 2019 में संभाला है? ऑप्शन ए क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है?
ऑप्शन सी हैदराबाद में। और यह जो है ना फ्रेंड वो एक केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में एक शीर्ष राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत से पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति के लिए तेल पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसका उद्घाटन सितंबर 2019 में हुआ है। ऑप्शन बी नेपाल। नेक्स्ट, निम्न में किन रेलवे जोन ने महिलाओं के लिए पिंक कोच की शुरुआत 28 जुलाई 2019 को की? ऑप्शन सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। तो चलिए नेक्स्ट है कि सेबी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? इन्हें हाल ही में सरकार ने 18 महीने का सेवा विस्तार प्रदान किया है। तो उनका नाम अजय त्यागी है। अगर सेबी के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में मुंबई में हुई तथा 1992 ईस्वी में इसे वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किसने गढ़ा था? तो विलियम गॉड ने 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वे एक प्रसिद्ध शायर या गीतकार थे। नेक्स्ट, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन डी सिमरावगढ़। नेक्स्ट, हाल ही में प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया गया, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है? ऑप्शन ए भारतीय सीमा की निगरानी सुनिश्चित करना। अब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि उनके देश द्वारा कोरोना की वैक्सीन बना ली गई है? तो यह दावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया है और इन्होंने 12 अगस्त 2020 को विश्व का पहला कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक को रजिस्टर कराने की घोषणा की थी। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आपको मेरा वीडियो यूजफुल और बेनिफिशियल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।